फंक्शन क्या होता है, ए रिलेशन, मैपिंग बोलने से रिलेशन पे बोल सकते हो, ठीक है ना। रिलेशन फ्रॉम इट, मैपिंग बोलने से ऐसे टाइप का जो हम दिखाते हैं, हम जो उसको एरो डायग्राम में दिखाते हैं उसको हम लोग मैपिंग बोलते हैं ना। ये हमारा सेट ए हो गया, ये हमारा सेट बी हो गया। सेट ए में 1 2 3 है, सेट बी में ए बी सी है, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, कुछ ऐसा। तो इस टाइप का केस में हम लोग क्या बोलते हैं, एक मैपिंग है। तो बोल क्या रहा है, ए मैपिंग ए फ्रॉम x टू y, मतलब ये x हो गया और ये y हो गया, is a said to be a function if each element of x has its image। x का हर एलिमेंट का एक एक इमेज होना चाहिए। जैसे 1 का इमेज हो गया a, लास्ट क्लास में बताया था इमेज क्या होता है। 2 का इमेज हो गया b और 3 का इमेज हो गया b, है ना। c किसी का इमेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बोल नहीं रहा स्टेटमेंट में। Every element of x has its image in y. Okay. It is possible that a few element in set y may not have pre-image। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि c का pre-image नहीं है, तो ये possible है, तो भी ये फंक्शन हो सकता है। Every element of in set x should have only one image। एक एलिमेंट का खाली एक ही इमेज होना चाहिए। जैसे 1 का एक ही ठो इमेज है, 2 का भी एक ठो इमेज है, 3 का भी एक ठो इमेज है। अलग बात है कि b का 2 ठो प्री इमेज है, लेकिन ये हमारा हो सकता है, ठीक है। सो एवरी एलिमेंट शुड हैव वन, दैट मींस इट इज इम्पॉसिबल टू हैव मोर देन वन इमेज फॉर ए स्पेसिफिक एलिमेंट इन सेट ए। इसका कोई भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं निकलना चाहिए। सो फंक्शन कैन नॉट बी मल्टी वैल्यूड, मतलब एक ठो वैल्यू अगर x का लेंगे, एक से ज्यादा तक वो कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा फंक्शन कैन नॉट बी मल्टी वैल्यूड का मतलब हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम पता कर लिए कि एक रिलेशन कब फंक्शन होता है। तो एक पॉइंट हम यहाँ पे नोट करके रख सकते हैं, एवरी फंक्शन is a relation। Every function is a relation। Every relation is not a function। तो every function तो रिलेशन होता है, लेकिन every relation जो है वो फंक्शन होगा ऐसे नहीं है। ओके, सबको ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है कि ग्राफिकल मेथड। हम लास्ट क्लास में भी इसके बारे में बताए थे कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है। मतलब एक ग्राफ दिया होगा और वो फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं वो पता करने के लिए। तो अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, वो वर्टिकल लाइन अगर उस ग्राफ को एक ही बार खाली कट करेगा तो वो फंक्शन है, नहीं तो फंक्शन नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दिखाया था उस दिन भी, तो आज भी दिखा देता हूँ। ये किसी का ग्राफ है, तो ये ग्राफ एक का फंक्शन है, क्योंकि अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ को एक ही बार कट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा फंक्शन है। ओके, अगर मैं एक और ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ऐसा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो अभी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसको 2 बार कट कर रहा है, तो ये हो गया हमारा नॉट ए फंक्शन। ये हमारा फंक्शन हुआ नहीं, दिस इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। ऐसे ही मान लेते कोई और एक ग्राफ ड्रॉ किया मैं ऐसे करके, जो कि सर्कल है हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, तो 1 2 बार कट किया, तो हम बोलेंगे नॉट ए फंक्शन। आई होप सभी को समझ में आ गया कि हम कैसे चेक करते हैं ग्राफिकली कि ये फंक्शन है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं, सिंपल, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर वो कट करेगा एक ही बार खाली तो फंक्शन है, नहीं तो फंक्शन नहीं है। तो इन दिस 3, दिस इज ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन। सबको समझ में आ गया ये। अब हो गया हमारा क्या, डोमेन
कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। डोमेन क्या होता है, अगर फंक्शन हमारा x टू y होता है तो डोमेन हमेशा x होता है, सेट x ही हमेशा डोमेन होता है, और सेट y हमेशा कोडोमेन होता है। मतलब ये हमारा डोमेन हो गया, ये हमारा कोडोमेन हो गया। 1 2 3 4, दिस इज A B C D। तो ये 1 इसके साथ कनेक्टेड है, 2A के साथ, 3A के साथ, 4B के साथ, चारों का चारों A के साथ कनेक्टेड। तो ये फंक्शन का डोमेन अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द डोमेन, तो डोमेन हो गया हमारा पहला सेट। पहला सेट हमारा है क्या, 1 2 3 4। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को कि एक फंक्शन का डोमेन क्या होता है, पहला सेट ही होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेंज क्या होता है, सॉरी कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है हमारा दूसरा सेट। कोडोमेन हमारा क्या हो गया, दूसरा सेट, जो भी लिखा होगा उसी को हम लिख देंगे, तो ये हमारा कोडोमेन हो गया। और रेंज क्या होता है, रेंज होता है हमारा सेकेंड सेट का जो जो एलिमेंट कनेक्टेड है वही सब होता है रेंज। तो इन दिस पर्टिकुलर केस क्योंकि ए ही खाली कनेक्ट है तो ए ही रेंज होता है। इन अदर वर्ड हम क्या बोल सकते हैं, जिस एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा वो रेंज होता है। जैसे यहाँ पे खाली ए का प्री इमेज मिल रहा है, कितना ठो प्री इमेज मिल रहा है ए का, 1 2 3 4, 4 ठो प्री इमेज, कोई बात नहीं, मिल तो रहा है प्री इमेज, सो ये रेंज के अंदर में चले गया। 2 का प्री इमेज, सॉरी बी का नहीं मिला, सी का नहीं मिला, डी का नहीं मिला, तो दिस इज नॉट कमिंग अंडर द रेंज। इसका मतलब है कि जो रेंज होता है हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। तो रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, है ना। तो ये हमारा fx हो गया हमारा रेंज, और कोडोमेन हो गया हमारा y, तो fx इज ए सबसेट ऑफ y। और कभी कभी fx इज इक्वल टू पूरा y हो जाएगा, रेंज को हम fx भी बोलते हैं। ये पूरा का पूरा y भी हो सकता है, पूरा का पूरा y भी हो सकता है। जैसे मान लेते कि एग्जांपल R दे रहा हूं ऐसे 1 2 3 4 A B C, alright, 1 connected to A, 2 connected to A, 3 connected to B, 4 connected to C. Can you see this one? इसको दिखाई दे रहा है सबको? इस केस में हमारा डोमेन क्या हो गया, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा डोमेन। कोडोमेन कौन सा हो गया, A B C, और रेंज भी हो गया A B C। मतलब रेंज कभी कभी कोडोमेन का साथ पूरा सेम हो सकता है। तो अब हम सबको डोमेन, कोडोमेन, रेंज का बारे में आइडिया हो गया कि डोमेन पहला सेट, कोडोमेन दूसरा सेट, रेंज दूसरा सेट का जो जो एलिमेंट रिलेट हुआ होगा वो हमारा रेंज हो गया। आई होप क्लियर है ना सबको? yes, चलो अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। ये हम लोग लास्ट क्लास नहीं पढ़े थे, ये हम आज पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। फंक्शन हमारा एक्चुअली 4 टाइप का होता है। ऐसे 11 में तो बहुत सारे टाइप का फंक्शन पढ़े थे कि होता है अलजेब्रिक होता है, ट्रांसकेंडल होता है, अलजेब्रिक में भी पॉलिनोमियल होता है, रेशनल होता है, काफी सारे होता है, इनवर्स, सॉरी ट्रिगोनोमेट्रिक होता है, लोगारिथम होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, वो सब तो हम वहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। यहाँ पे फंक्शन को हम अभी मैपिंग का थ्रू में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। मैपिंग का थ्रू में डिस्कस करेंगे, मतलब अगर मैं 2 सेट को डायग्राम के हिसाब से दिखाऊं तो उस हिसाब से हम क्या देखते हैं, 2 फंक्शन, सॉरी एक फंक्शन जो है उसको क्या क्या टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कैसे, 4 टाइप में। एक हो गया 1 1, ONE 1, फिर से ONE 1 1 1। एक हो गया मेनी 1 1 1 और मेनी 1। फिर हो गया हमारा ONTO ONTO ONTO, और एक हो गया क्या, INTO। सारे का बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, ऑलराइट। उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें से कौन सा ऐसे फंक्शन है, ऐसे कौन सा फंक्शन है जिसका कि हम लोग इनवर्स पे निकाल पाएंगे। मतलब एक फंक्शन f इज फ्रॉम x to y होगा
तो उसका इनवर्स निकालेंगे y टू x। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका इनवर्स निकाल पाएंगे? जो फंक्शन का हम लोग इनवर्स निकाल पाएंगे उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। क्या बोलते हैं? इन्वर्टिबल फंक्शन, क्योंकि उसका इनवर्स भी निकल पाता है ना। और वो जो फंक्शन है उसको हम लोग बाइजेक्टिव नाम दिए हैं। क्या नाम दिए? बाइजेक्टिव। क्या हो गया? बाइजेक्टिव। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, एक एक फंक्शन डिस्कस करते हैं। देखो रिलेशन में हम लोग पढ़े थे इनवर्स ऑफ रिलेशन में। इनवर्स ऑफ रिलेशन में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे इनवर्स ऑफ रिलेशन में? कि इनवर्स सब रिलेशन का निकल सकता है, कोई उसमें कंडीशन नहीं होता है। लेकिन फंक्शन में क्या होता है, कुछ कुछ कंडीशन होता है कि हर फंक्शन जो है वो हमारा रिलेशन ऐसा इनवर्स उसका नहीं निकल पाएगा। उसमें से कुछ फंक्शन जो है उसका इनवर्स निकल पाता है। चलो अब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या फंक्शन होता है। 1 1, many 1, on 2, into, है ना। 1 1 नाम से ही हमको बता दे रहा है कि 1 1 का मतलब क्या होता है, मतलब इधर का एक उधर का एक ऐसे कनेक्ट होना चाहिए। चलो मैं दो ठो 1 1 फंक्शन के एग्जांपल दे देता हूँ। ये हमारा एक 1 1 फंक्शन हो गया, एक 1 1 फंक्शन ये हो गया। मैपिंग का थ्रू में हम समझते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी हम समझ पाएंगे, लेकिन वहां पे थोड़ा मुश्किल होगा। मैपिंग में हम आराम से बता सकते, समझा सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इस हिसाब से एरो डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो हमको पता चलेगा। चलो ए 1 2 3 4, यहाँ पे हमारा हो गया ए बी सी डी। यहाँ पे आ गया हमारा 1 2 3, यहाँ पे आ गया ए बी सी डी। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, है ना। कैसे समझाते हैं, समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, आसान आसान एग्जाम्पल लेके समझाया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 1 फंक्शन, ये भी हमारा 1 1 फंक्शन हो गया। दिखाई दे रहा ना, ये दोनों हमारा 1 1 फंक्शन के एग्जाम्पल है। ओके, अगर मैं बोलूं कि भाई ये भी तो एक 1 1 फंक्शन है, तुम लोग बताओगे कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? 1 2 3 4 ए बी सी। ओके, ये सॉरी ये ऑलराइट ना। सो इट इज ए 1 1 फंक्शन का एग्जांपल है। अच्छा 1 1 का मतलब क्या हो गया कि इधर से एक के साथ कनेक्ट होना चाहिए। वो तो ऐसे ही होता है हमेशा फंक्शन के लिए, क्योंकि इसका एक से ज्यादा के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मल्टी वैल्यूड तो नहीं है। पहले बता दिया गया कि 1 ए के साथ और बी के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा भी होना चाहिए कि दूसरा वाला का मतलब सेकेंड सेट का बी कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ए कैन नॉट बी कनेक्टेड टू मोर देन 1, B cannot be connected to more than 1, C cannot be connected to more than 1, D cannot be connected to more than 1. So this is a function. ये फंक्शन हमारा 1 1 हो गया। This is one of the example of 1 1 function. सीधी बात में समझोगे तो इसका एक उसका एक, इसका एक उसका एक, तो ये होना चाहिए 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन। ये भी हमारा 1 1 फंक्शन का ही डेफिनेशन है। तो क्या है कि 1 एक के साथ कनेक्ट है, 2 भी एक के साथ कनेक्ट है, 3 भी एक के साथ कनेक्ट है। सो इट इज 1 1 फंक्शन अगेन। अब यहाँ पे देखते हैं 1 ए के साथ कनेक्ट है, एक ही के साथ, 2 बी के साथ कनेक्ट है, 3 सी के साथ कनेक्ट है, तो ये हमारा 1 1 फंक्शन फिर से हो गया। लेकिन ये तीन में से ये दोनों तो 1 1 फंक्शन है, लेकिन ये 1 1 फंक्शन नहीं है। कोई बता पाएगा कि क्यों नहीं है? ये वाला हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है, कोई बता पाएगा क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे चौथा एलिमेंट रिलेट नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं बन पाएगा। ये तो फंक्शन ही नहीं बन पाएगा, तो 1 1 फंक्शन के बारे में क्यों बात करें? सो इट कैन नॉट बी ए फंक्शन, क्योंकि शुरू में तो हम पढ़े कि एक रिलेशन फंक्शन तब होगा जब पहला सेट का सारा रिलेट होगा। तो क्योंकि ये 4 रिलेट नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं बन सकता। तो फंक्शन ही नहीं बन सकता तो 1 1 के बारे में छोड़ दो। आई होप अभी सबको समझ में आ गया कि 1 1 कैसे होता है, एक फंक्शन 1 1 कैसे होता है, समझ में आया ना। तो एफ इज सेड टू बी 1 1 और इंजेक्टिव 1 1 फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्शन भी बोला जाता है ना। If each element in the domain of the function has a distinct image in the codomain,
ओके, हर एलिमेंट का एक एक अलग अलग डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, है ना। तो ये हमारा 1 1 फंक्शन होता है। तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखो। मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, हमको एक फंक्शन दे देगा, ये मैपिंग का थ्रू में मैं समझा दिया कि 1 1 क्या होता है। बट हमको क्वेश्चन में ऐसा नहीं देगा, मैपिंग मान लेते हैं fx करके दे देता है, तो उसको कैसे प्रूव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू x। x बोलने से हमारा पहला सेट f इज फ्रॉम x to y, ये पहला सेट x है, ये दूसरा सेट y है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू x। अच्छा, मतलब x1 यहीं से किसी का है और x2 भी यहीं से किसी का है। उसके बाद एंड f of x1 इज इक्वल टू f of x2। मैंने ये मान के चला एंड f of x1 इज इक्वल टू f of x2, मतलब यहाँ पे अगर हमारा x1 है एक एलिमेंट और यहाँ पे x2 एक एलिमेंट, तो x1 का इमेज जो हुआ x2 का इमेज वही हुआ। x1 का जो भी इमेज हुआ x2 का भी वही इमेज हुआ। दोनों का इमेज क्या हो गया, सेम हो गया। अब बताओ, दोनों का इमेज सेम हो गया तो 1 1 तो रहा नहीं। दोनों का इमेज सेम हो गया तो 1 1 तो रहा नहीं। लेकिन मेरे को ये प्रूव करना है, ये एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में मैं प्रूव कर रहा हूँ। मतलब मैं पहले मान के चला कि x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट है और दोनों का इमेज सेम है। लेकिन मैं देखा कि ऐसे में जब किया तो मेरे को ये मिलेगा कि implies x1 is equal to x2, implies x1 is equal to x2। अगर ये मेरे को x1 is equal to x2 दे दिया तो 1 1 हो गया, 1 1। इसका मतलब है कि 1 1 प्रूव करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले x1 x2 ले लेना पहला सेट का, फिर लेट f of x1 इक्वल टू f of x2। मतलब मैं मान के चला कि x1 और x2 दोनों के सेम जगह में कनेक्ट है, x1 और x2 दोनों सेम एलिमेंट के साथ कनेक्ट है। तो ऐसे मेरे को दिखाई दे रहा है कि मेनी 1 हो रहा है, मेनी 1 हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये बाद में ये प्रूव कर दूंगा कि नहीं, मैं जो सोच रहा था वो गलत सोच रहा था, x1 x2 दो अलग अलग एलिमेंट नहीं है, वो दोनों सेम हैं, तो मैं बोलूंगा कि अच्छा ठीक है, तो फिर ये 1 1। सो दिस इज द प्रोसेस। मैथमेटिकली हम इसको प्रूव करेंगे तो उसका प्रोसेस ये हो गया कि x1 x2 दो एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है, वो दोनों को, लेकिन f of x1 f of x2 अगर सेम ले लिए तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। मतलब हम जो सोचे तो गलत निकल के आ गया, तो उसका कंट्राडिक्शन मेथड हो गया, तो इसलिए ये 1 1 हो गया। सो दीज आर योर एग्जांपल ऑफ 1 1 फंक्शन एंड दिस इज हाउ वी विल प्रूव 1 1। ये हमारा प्रोसीजर हो गया 1 1 प्रूव करने का। ये जो स्टेप लिखा हूं मैं, दिस इज द प्रोसीजर टू प्रूव 1 1। ओके, हम क्वेश्चन जब करेंगे वहां पे पता चलेगा। ऑलराइट, अब देखो मेनी 1 फंक्शन, मेनी 1 फंक्शन नाम से पता चल रहा है कि पहला का मेनी होना चाहिए, दूसरा का 1 होना चाहिए, सो ये मेनी 1 फंक्शन हो जाएगा। अगर मैं इसको मैपिंग का थ्रू में समझाऊं तो 1 2 3 4 A B C D, तो 1 is connected to A, 2 is connected to A, 3 is connected to B, 4 is connected to C। तो ये हो गया हमारा मेनी 1 फंक्शन। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मेनी 1 फंक्शन। एक और एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ, A1 2 3 4 A B C, तो 1 connected to A, 2 connected to B, 3 connected to C, 4 connected to C। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया हमारा मेनी 1 फंक्शन का। तो मेनी 1 फंक्शन में क्या होता है, कोई ना कोई एक एलिमेंट सेकेंड सेट का उसका एक से ज्यादा प्री इमेज होगा। अभी तो फिलहाल मैं 2 ही दिखाया हूं, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। मतलब मेनी 1 फंक्शन कब होता है, अगर कोई एक एलिमेंट का एटलीस्ट मोर देन 1 प्री इमेज मिलेगा, एटलीस्ट एक एलिमेंट का। एक से ज्यादा एलिमेंट का आएगा तो और बढ़िया है, लेकिन अगर एक एलिमेंट का भी मोर देन 1 प्री इमेज मिल गया
तो हमारा इनटू फंक्शन हो जाता है, सॉरी मेनी वन फंक्शन हो जाता है। तो वन वन सबको समझ में आ गया और मेनी वन सबको समझ में आ गया। ये दोनों एग्जाम्पल में लिया वन वन के लिए और ये दोनों एग्जाम्पल लिया मैं मेनी वन के लिए। आगे सबको समझ में, जल्दी से बोलो। Yes, sir. हाँ, तो डेफिनेशन क्या बोला है, फंक्शन इज सेड टू बी मेनी वन इफ there are at least two elements in the domain whose image are same, at least two elements in the domain whose image are same। और ऐसा बोल सकते हो at least one element in codomain has more than one प्रीइमेज। अगर एटलीस्ट एक एलिमेंट का भी मोर देन वन प्रीइमेज मिल गया तो हमारा मेनी वन फंक्शन हो गया। चलो अब देखते हैं कि ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन हम उसको बोलते हैं जिसमें सेकंड सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहता है, और इनटू उसको बोलते हैं जिसमें सेकंड सेट का एटलीस्ट एक एलिमेंट खाली रहता है। 1 2 3 4 A B C, तो 1 कनेक्टेड टू A, 2 कनेक्टेड टू A, 3 कनेक्टेड टू B, 4 कनेक्टेड टू C। और एक एग्जांपल लेता हूं मैं 1 2 3 4 A B C D, ये एक एग्जांपल हो गया। 1 कनेक्टेड टू A, 2 कनेक्टेड टू B, 3 कनेक्टेड टू C, 4 कनेक्टेड टू B, सपोज ऐसा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन का एग्जांपल हो गया, और ये हमारा इनटू फंक्शन का एग्जांपल हो गया। ये हमारा ऑन टू, ये इनटू। ऑन टू बोलने से सेकंड का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, सेकंड सेट का एक भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, तो जाके हम उसको बोलते हैं ऑन टू। इन अदर वर्ड हम उसको क्या बोलते हैं, हर एलिमेंट का प्रीइमेज मिलेगा। एवरी एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट हैज प्रीइमेज। इसमें जितना भी सेट एलिमेंट लेंगे सबका प्रीइमेज मिलेगा, तो जाके हम उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। अगर एक एलिमेंट का भी उसमें प्रीइमेज नहीं मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे इनटू फंक्शन। जैसे ये वाला हमारा इनटू फंक्शन हो गया। क्लियर हो गया सबको, समझ में आ गया। वन वन मतलब एक के साथ एक कनेक्ट होना चाहिए, मतलब कोडोमेन से हर एलिमेंट का एक ही प्रीइमेज होना चाहिए। मेनी वन का मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट का मोर देन वन प्रीइमेज होगा। ऑन टू का मतलब सेकंड का कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए, और इनटू का मतलब सेकंड का एटलीस्ट एक तो खाली होना चाहिए। एक से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, है ना। तो अब हम जो फंक्शन को डिवाइड करते हैं ना, फंक्शन का जब नेमिंग करते हैं कुछ ऐसा होगा, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इनटू, उसके बाद 1 1 इनटू, और उसके बाद 1 1 ऑन टू। तो ये हो गया 4 तो फंक्शन, मतलब हमारा हर फंक्शन जो है ये 4 में से एक होने वाला है। हर फंक्शन हमारा ये 4 में से एक होगा, 1 2 3 4, ये 4 में से एक होगा हर फंक्शन। तो अब पता करते हैं कि कौन सा फंक्शन क्या हो गया, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इनटू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो अब यहाँ पे जरा देख के कोई मेरे को बताएगा दिस फंक्शन इज व्हाट। अच्छा ये बताओ पहले, मेनी वन है या वन वन है? वन वन तो लिखा है, ऑन टू है या इनटू है? ये ऑन टू है या इनटू है? ऑन टू है, मतलब ये हो गया वन वन ऑन टू फंक्शन, ये वन वन और ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है, ये तो वन वन तो मैं लिखा हूं, ये ऑन टू है या इनटू है? वन वन इनटू फंक्शन। सो ये वन वन ऑन टू हो गया, ये वन वन इनटू हो गया। अब देखो यहाँ पे ये मेनी वन है, एक खाली है, इसका मतलब इनटू है, और ये मेनी वन है, कोई भी खाली नहीं है, मतलब ऑन टू है। मेनी वन ऑन टू हो गया, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इनटू। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे आ गया हमारा ये फंक्शन ऑन टू है, ये ऑन टू तो दिखाई दे रहा है, वन वन है या मेनी वन है? मेनी वन है। और ये हमारा क्या हो गया, फिर से मेनी वन इंटू हो गया। सो मेनी वन इंटू मेनी वन ऑन टू वन वन ऑन टू वन वन इंटू हम लोग देख लिए, 4 टाइप का फंक्शन देख लिए। अब जरा पता करते हैं इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका कि हम इनवर्स निकाल सकते हैं, जिसका कि हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है, उसका उल्टा डायरेक्शन में जाना पड़ता है। ये हमारा फंक्शन यहाँ से यहाँ तक था, इनवर्स जब निकालेंगे तो मैं यहाँ से यहाँ तक आऊंगा, जब यहाँ से यहाँ तक आऊंगा तो हमको इनवर्स मिलेगा फंक्शन का। ये हमारा f है तो उसका इनवर्स इधर से इधर आएगा, लेकिन आई कैन सी हियर कि इसका इनवर्स जो है इधर से इधर जब जाते हो नहीं हो रहा है, क्योंकि जब इधर से इधर आते हैं तो इसका सारे एलिमेंट रिलेट होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन तो ऐसे आ रहा है ना, पहला सेट तो ये हो गया, इसका सारे रिलेट होना चाहिए, क्योंकि रिलेट नहीं है इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, इसका मतलब इसका इनवर्स हमको नहीं मिलेगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? इसका इनवर्स क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखो फंक्शन के लिए क्या होता है, अगर पहला सेट से दूसरा सेट है तो पहला सेट का सारा कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो पहला सेट जब हमारा अगर मैं इनवर्स निकालना चाहूंगा तो इनवर्स हमारा ऐसा आएगा, ऐसा आएगा तो पहला सेट कौन हो गया, ये पहला सेट हो गया और ये दूसरा सेट हो गया। तो पहला सेट का सारे तो कनेक्ट हुआ नहीं है ना, डी का तो कोई भी इमेज नहीं है, तो फिर ये फंक्शन कैसे बनेगा? फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, इसका मतलब पहला सेट का सारे कनेक्ट होना चाहिए। एफ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 सारे कनेक्ट है, लेकिन जब हम इनवर्स निकालने जाएंगे तो हमको नहीं मिल रहा है। इसका मतलब मेनी वन इनटू टाइप का फंक्शन जो है ना, इसका इनवर्स नहीं मिलता है। इनवर्स जो है ना मेनी वन इनटू टाइप का फंक्शन का नहीं मिलता है। आया समझ में सबको? अब देखो मेनी वन ऑन टू टाइप का देखते हैं। मेनी वन ऑन टू टाइप का फंक्शन में इनवर्स मिलता है कि नहीं? मेनी वन ऑन टू टाइप में तो ये हो गया हमारा f, ये हमारा f हो गया, ठीक है, ये f हो गया। तो इनवर्स निकालने के लिए हमको ऐसे जाना पड़ेगा। जब ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, हर एलिमेंट जो है इसका रिलेट होना चाहिए, अगर फंक्शन है तो हर एलिमेंट रिलेट होना चाहिए। यहाँ पे हर एलिमेंट रिलेट है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ, पहला पास हो गया, ये मतलब पहला कंडीशन जो है उसको पास करके आ गया, मतलब अभी तक तो बोल रहा है कि इनवर्स निकल सकता है। दूसरा, इसका हर एलिमेंट का एक को इमेज होना चाहिए। जैसे C का इमेज अगर हम ऐसा जाएंगे तो एरो हम इधर देंगे तो C का इमेज हो गया 4, है ना, B का इमेज हो गया 3, लेकिन A का 2 इमेज आ जाएगा 1 और 2। अरे समझ रहे हो मेरे बात? A का 2 इमेज आएगा 1 और 2, और वो अलाउ नहीं है फंक्शन में। फंक्शन कैन नॉट बी मल्टीवैल्यूड, फंक्शन कैन नॉट बी मल्टीवैल्यूड। इसका मतलब इस टाइप में जो मैं फंक्शन खोज रहा हूं, पहला कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया लेकिन दूसरा को नहीं कर पाया। इसका मतलब हो गया कि ये एक हमारा इनवर्स फंक्शन निकलने वाला नहीं है, इसका इनवर्स हमको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो मेनी वन ऑन टू फंक्शन का भी हम लोग इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे, ये देख लीजिए। अब देखते हैं कि 1 1 इनटू फंक्शन का इनवर्स निकलता है कि नहीं। ये हमारा एक 1 1 इनटू फंक्शन है, ये हमारा एक 1 1 इनटू फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है, तो इनवर्स हम ऐसे जाते हैं। निकल पाएगा क्या इनवर्स? ऐसे नहीं निकल पाएगा। व्हाट इज द रीजन? हाँ, डी का इमेज नहीं है तो ये हमारा इसका इनवर्स नहीं मिलेगा, तो ये फंक्शन का हमको इनवर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब 1 1 इनटू फंक्शन का इनवर्स नहीं मिलता है, ये हम देख लिए, चेक कर लिए। अब हम देखते हैं फाइनली 1 1 ऑन टू फंक्शन का क्या होता है। 1 1 ऑन टू फंक्शन का इनवर्स मिलता है कि नहीं देखते हैं।
ठीक है, ये फंक्शन को देखते हैं, यहां से यहां तक लेते हैं, यहां से यहां तक। तो अगर यहां से यहां तक हमारा आ गया तो हर एलिमेंट तो रिलेट है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, मतलब पहला कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरा कंडीशन को देखते हैं क्या बोलता है। दूसरा कंडीशन बोलता है कि हर एक एलिमेंट का एक एक तो वैल्यू होना चाहिए। तो D का 4, C का 3, B का 2 और A का 1। ठीक है, इसका मतलब इसका इनवर्स मिल पाएगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट। तो ये जो फंक्शन हम देखें, ये फंक्शन का हमको इनवर्स मिल पाएगा। सो ये जो फंक्शन है इसका इनवर्स मिलेगा, मतलब 1 1 on 2 फंक्शन जो है इस फंक्शन का इनवर्स मिलेगा। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन। ये फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन होता है, या फिर बाइजेक्टिव। बाई का मतलब 2 होता है, बाइजेक्टिव का मतलब दोनों तरफ से फंक्शन हो गया। तो 1 1 on 2 फंक्शन इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। इसका इनवर्स मिल सकता है, इसका मतलब ये हो गया क्या, इनवर्टिबल। इनवर्टिबल मतलब इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट, इस फंक्शन का इनवर्स मिलेगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट अप टू दिस वन। चलो आगे देखते हैं कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोड़ो इसको, हम लोग बाद में देखेंगे, है ना। क्वेश्चन करते हैं अभी, ये बाइजेक्टिव फंक्शन हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, देखो। राइट, तो हम लोग को अभी पता चल गया कि 1 1 on 2 फंक्शन इज इन्वर्टिबल फंक्शन। 1 1 on 2 फंक्शन इज इन्वर्टिबल फंक्शन, इट इज कॉल्ड ए बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन जिसका इनवर्स हमारा मिल पाएगा, है ना। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, if f is from x to y, if x is both 1 1 and on 2, है ना, then there exists a unique function g from y to x। ये x to y होता है तो वो y to x है, such that y belongs to y, तो gy का वैल्यू x हो जाएगा। ठीक है, the function is called inverse of the function and is denoted by f to the power -1। ऐसा हम इनवर्स लिखते हैं। ठीक है, चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, तो पता करते हैं कि कैसे 1 1 on 2 हमको प्रूव करना पड़ता है। तो ये सवाल बोला क्या है, so that f is from r to r is given by fx is equal to 2x is 1 1 and on 2 function, find its inverse। इसका इनवर्स भी निकाल के बोलो। देखो कैसे प्रूव होता है। 1 1 पहले हम प्रूव करेंगे, 1 1 हम पहले प्रूव करेंगे। हमको दिया है फंक्शन इज फ्रॉम r to r, मतलब पहला सेट हमारा r है, दूसरा सेट r है। r बोलने से क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। r इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में हमारा क्या क्या होता है, बहुत सारे नंबर आता है, नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है, रेशनल नंबर आता, सॉरी इंटेजर्स आता है, रेशनल नंबर आता है, इरेशनल नंबर आता है। ये सारे नंबर हमारा रियल नंबर के अंडर में चले जाता है। चलो अब पता करते हैं कि ये 1 1 है कि नहीं। ऑल क्वेश्चंस विल बी स्टार्टेड दिस वे, ऐसे स्टार्ट होगा सारे क्वेश्चन। तो कैसे स्टार्ट होगा, पहले लेट x1, x2 बिलोंग्स टू, पहला सेट जो भी होगा R है, x1 x2 बिलोंग्स टू R है। हो गया, ये हम पहले स्टार्ट करेंगे। R हर क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, हमको जो दिया होगा पहला सेट उसी सेट का लिखेंगे। मतलब x1 और x2 इसी का दो एलिमेंट है, x1 और x2। ओके, उसके बाद एंड क्या किए कि f of x1 is equal to f of x2 and f of x1 is equal to f of x2। मतलब ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, x2 और x1 दोनों जाके सेम जगह में कनेक्ट हो गए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, मेनी 1 होना चाहिए, ये सो नो रे। अगर x1 और x2 दोनों जाके उसके साथ कनेक्ट हो गए तो ये मेनी 1 होना चाहिए कि नहीं, मेनी 1 होना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। f of x1 का वैल्यू देखो कितना है,
2x है fx का वैल्यू, fx का वैल्यू 2x है, तो f ऑफ x1 कितना होगा जल्दी से बता दो। 2x1, f of x1 2x1 एंड f of x2 कितना हो गया 2x2, बस इतना हो गया। अब हमारा काम क्या है कि इसके बाद x1 का वैल्यू निकालेंगे। वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 एंड आई कैन सी कि ये 2 तो कट जा रहा है, x1 is equal to x2। मतलब मैं शुरू तो ऐसे क्या क्वेश्चन का आंसर कि x1 और x2 दो तो अलग अलग नंबर है, x1 और x2 दो तो अलग अलग नंबर है और दोनों जाके कनेक्ट हो गए उसके साथ, तो मैं बोल दिया कि ये मेनी वन होना चाहिए। लेकिन मैं पहले बाद में पता किया कि नहीं रे भाई, अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 हो रहा है तो ये अलग अलग नंबर के लिए नहीं हो पा रहा है, x1 और x2 के लिए ही हो पा रहा है खाली। तो हम बोल देंगे कि नहीं ये दो अलग नंबर नहीं हुआ, सेम हो गया, तो मतलब ये 1 1 हो गया, therefore it is 1 1। तो this is how we are going to prove for 1 1। ऐसे ही हम लोग 1 1 प्रूव करेंगे हर क्वेश्चन में। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे क्या होता है ना। ऑन टू देखते हैं, ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं। ऑन टू प्रूव करते हैं, ऑन टू का मतलब क्या होता है कि सेकंड का कोई भी चीज खाली नहीं है ना। चलो देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। fx is equal to 2x हमको दिया है और मैं क्या करने वाला हूं, उसको is equal to y लिख दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, उसको y लिख दूंगा। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, implies, अब यहां से मैं क्या करने वाला हूं, x का वैल्यू निकालने वाला हूं। इसका वैल्यू निकालूंगा x का वैल्यू, और x का वैल्यू निकालूंगा कितना होता है देखते हैं, x is equal to y/2। अब मेरे पास ध्यान से सुनो, x is equal to y/2, ये चीज लिखना पड़ेगा। अब हमारा यहाँ पे जो x लिखा है, ये जो x लिखा है, ये x ऑफकोर्स हमारा पहला सेट से ही आता है, r रियल नंबर, और y जो आता है ये हमारा ऑफकोर्स दूसरा सेट से आता है, ये हमारा y, मतलब x यहीं से आएगा, y यहीं से आएगा, x यहां से आएगा, y यहां से आएगा। अब y में मैं क्या वैल्यू ले सकता हूं, ये r है, कोई भी रियल वैल्यू ले सकता हूं। जैसे मान लेते हैं मेरा मन में आया y is equal to 4 लूं, सपोज मैं y is equal to 4 लिया। if y is equal to 4 लिखना नहीं है तुम लोगों को, सुनना है खाली। if y is equal to 4 तो फिर यहां से x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 4/2, ये हो गया 2। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो मैं देख रहा हूं y का वैल्यू 4 जो है वो ना 2 के साथ कनेक्ट होगा। समझ रहे हो मेरे बात? अगर मैं y का वैल्यू 4 लिया तो 2 आया, मतलब 2 जो है वो 4 के साथ कनेक्ट हो गया। ऐसे अगर y का वैल्यू मैं ले लूं √3 तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। इसका मतलब यहाँ का जो √3 है वो √3/2 के साथ कनेक्ट हो गया। अच्छा अगर y का वैल्यू मैं ले लूं if y is equal to -√5 तो x कितना हो जाएगा, -√5/2। मतलब यहाँ पे -√5 जो है -√5/2 के साथ कनेक्ट हो गया। अरे सबको समझ में आ रहा है मेरे बात? सो यहाँ पे जो हम y का वैल्यू पुट करने वाले हैं वो मेरे को x का वैल्यू देगा। क्या वो x का वैल्यू जो निकलेगा वो इसमें है? अगर इसमें है इसका मतलब वो उसका प्रीमेज है, वो उसका प्रीमेज है। किसका? अगर y का वैल्यू इसमें जो y का वैल्यू पुट करने से x का वैल्यू अगर रियल मिलेगा तो उसका प्रीमेज है। प्रीमेज है मतलब क्या हो गया, ऑन टू हो गया। प्रीमेज है मतलब सारे एलिमेंट का प्रीमेज हो गया, मतलब ऑन टू हो गया। चलो लिखते हैं फटाफट के, लिखते हैं फॉर ये वाला स्टेटमेंट लिखना है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, y जो सेकंड सेट में है, y बिलोंग्स टू सेकंड सेट जो भी है r, कॉमा x इज also a real number. So
every y has प्रीइमेज, सारे y का हमारा प्रीइमेज मिल गया, every y has प्रीइमेज, और सारे का प्रीइमेज मिल गया मतलब 1 2 and 1 2 हो गया। अब 1 1 भी हो गया, 1 2 भी हो गया। सवाल बोला है कि सो दैट दिस इज 1 1 एंड 1 2, या फिर बाइजेक्टिव बोल सकता है, ये हो गया। उसके बाद बोला है फाइंड इट्स इनवर्स। अब देखो इनवर्स कैसे निकालते हैं। अब हम लोग इनवर्स निकालने का तरीका सीखे। 1 1 1 2 हम लोग प्रूव कर लिए। अब हम देखते हैं कि इनवर्स कैसे निकलता है। वो इनवर्स कैसे निकालते हैं, हो गया। तो इनवर्स निकालने के लिए ध्यान से सुनो मेरी बात पहले। अगर if f of x is equal to y, तो x is equal to f inverse y होता है। अगर f of x is equal to y है तो x is equal to f inverse y होता है, इतना ध्यान में रखना है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है। fx is equal to हमको दिया है, fx हमको दिया है ना, fx is equal to 2x। हम क्या करने वाले हैं, इनवर्स निकालने के लिए इक्वल्स टू y ले लेंगे, इक्वल्स टू y ले लेंगे। फिर क्या करने वाले हैं, x का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। ये काम एक्चुअली हम कर चुके हैं जब हम लोग ऑन टू प्रूव कर रहे थे, x is equal to y by 2, ठीक है। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं, यहां से लिखेंगे fx is equal to y अगर है, जो कि यहाँ पे हम लिखे हैं, तो x का वैल्यू क्या होता है, f इनवर्स y। तो इन दिस प्लेस x हम लिखेंगे क्या, f इनवर्स y is equal to y by 2। अब जैसे हम सबको पता है कि हम जनरली फंक्शन जो है ना f of x में लिखते हैं, ना कि f of y, f of z ऐसे लिख सकते हैं, बट इन जनरल हम f of x में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी y को हटा के x लिख देंगे उसकी जगह में। f इनवर्स x is equal to x by 2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, इनवर्स ऑफ द फंक्शन ये हो गया। ये 1 1 हो गया, ये 1 2 हो गया, अब वो इनवर्स हो गया। यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट और लिख सकता हूँ, as fx is both 1 1 and 1 2, so it is bijective and hence invertible। ये स्टेटमेंट में लिख सकता हूं, हो गया। ये क्वेश्चन देख लो कैसे होता है। अगला क्वेश्चन में और थोड़ा समझ में आएगा, एक क्वेश्चन में पूरा समझ में आएगा नहीं, केसेस जब तक अलग अलग नहीं आएगा हम लोग स्टडी नहीं कर पाएंगे ठीक से, ठीक है। चलो जब अगला क्वेश्चन लिखो फटाफट। सो दैट f is from r to r given by fx equal to 3x minus 4। मतलब क्वेश्चन बोलने से पूरा सेम टाइप का है, हल्का सा यहाँ पे चेंज हुआ है, 2x के जगह में 3x minus 4 लिखा है, 2x के जगह में 3x minus 4 लिखा है। f is from r to r मतलब ये वाला हमारा r है, ये वाला हमारा r है, दिस इज r, दिस इज r। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं सेम प्रोसेस में, क्योंकि पूरा डिट्टो का डिट्टो है, मतलब सॉरी ऑलमोस्ट सेम है। 3x minus 4 खाली एक्स्ट्रा लिखा है, तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है। f is from r to r भी दिया है, तो 1 1 प्रूव करते हैं अभी। 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। r हमेशा लिखना नहीं है, जो पहला सेट है उसी को लिखना है, समझ में आया ना। जो पहला सेट है उसी को लिखना है। पहला सेट यहाँ पे कौन सा है, r है, तो इसलिए r लिखेंगे। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, ओके। उसके बाद लिखेंगे एंड f of x1 is equal to f of x2। बोलो यहां तक समझ में आया। अच्छा हाँ ठीक है। अब f of x1 कितना होगा, कोई मेरे को जल्दी से बता दो। f of x1 कितना होगा, जल्दी से बताओ, कम ऑन क्विक क्विक। अरे f of x हमारा 3x minus 4 है, तो f of x1 कितना होगा, 3x1 minus 4।
ओके, इज इक्वल टू 3x2 माइनस 4। ये हो गया हमारा f ऑफ x1 जोड़ो f ऑफ x2 होने से f ऑफ x1 का वैल्यू 3x1 माइनस 4, f ऑफ x2 का वैल्यू 3x2 माइनस 4। हमको x1 का वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए x1 का वैल्यू। तो पहले ये 4 के साथ 4 कैंसिल कर लेते हैं, हमको मिलेगा कितना 3x1 इज इक्वल टू 3x2 implies x1 इज इक्वल टू x2। सो 1 1, अरे बोलो जल्दी से, समझ में आया? 1 1 हो गया। अब हम लोग लिखते हैं on 2 लिखते हैं ना, f of x इज इक्वल टू 3x माइनस 4 इज इक्वल टू y। तो हम on 2 के लिए हमेशा ही काम करेंगे, जो भी fx दिया होगा fx लिखेंगे, इज इक्वल टू y कर देंगे। उसके बाद हमारा काम होगा क्या, x का वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ y। तो x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे तो आराम से निकालेंगे, आस्ते आस्ते एक एक करके निकालेंगे। क्या करेंगे, पहले 4 को उधर ले लेते हैं, 3x इज इक्वल टू 4 प्लस y। उसके बाद x का वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल टू 4 प्लस y बाय 3। हो गया। अब जो बात हो गया हमारा क्या, कि हम y का वैल्यू डालते जाएंगे। अच्छा, y का वैल्यू क्या होगा, रियल नंबर है ना, y का वैल्यू हमारा रियल नंबर होगा। डालने से हमको x का वैल्यू मिलेगा, और x का वैल्यू आएगा, अगर रियल नंबर आएगा तो उसका प्रीमिस है। तो हम जो पढ़े हैं, या तो रियल नंबर पढ़े या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर आने के लिए नेगेटिव का रूट ओवर चाहिए, तो यहाँ पे तो y का जगह में कुछ भी पुट करो, x का वैल्यू नेगेटिव का रूट ओवर तो आएगा नहीं, मतलब कुछ भी y पुट करने से x रियल आ रहा है। तो हम बोल देंगे क्या, ये ऑन टू है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R, x बिलोंग्स टू R, so every y has प्रीइमेज। जितना सारे y है सारे का प्रीइमेज है। सो ऑन 2 हो गया। यहाँ पे हम लोग 1 1 प्रूव किए थे, यहाँ पे हम लोग ऑन 2 प्रूव कर लिए, 1 1 ऑन 2 दोनों हो गया, तो बाइजेक्टिव हो जाएगा। सो बाइजेक्टिव 1 1 भी हो गया था, ऑन 2 भी हो गया था, तो बाइजेक्टिव हो गया। बाइजेक्टिव का मतलब क्या हो गया, कि इसका इनवर्स निकल सकता है। तो अगर इनवर्स निकल सकता है, then what is the procedure? हम जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे, और डिट्टो ऐसे ही करने वाले हैं। क्या करेंगे, आधा काम हम लोग ऑन 2 निकालते समय कर चुके हैं, उसको खाली कॉपी करना है ना, इनवर्स निकाला जाएगा अभी। ओके, कैसे निकालेंगे इनवर्स, fx इज इक्वल टू, यहां से तो कॉपी कर लेंगे, fx इज इक्वल टू 3x माइनस 4 इज इक्वल टू y। इनवर्स निकालने का तरीका हमेशा यही होता है कि पहले f ऑफ x इज इक्वल टू y कर देते हैं, उसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई करते करते आते हैं, और सिंप्लीफाई करके आएंगे x का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। जो काम ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, तो इसीलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। 3x इज इक्वल टू 4 प्लस y, या फिर y प्लस 4 कर लो, x इज इक्वल टू y प्लस 4 बाय 3। तो x इन टर्म्स ऑफ y हो गया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, x हटाओ, s को हटाओ, और s का जगह में क्या लिखोगे, f इनवर्स y। तो s का जगह में मैं अगर f इनवर्स y लिखता हूँ, f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 4 बाय 3। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज एक्चुअली इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ये एक्चुअली इनवर्स ऑफ द फंक्शन है, बट हम नॉर्मली फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए इसको भी एट द एंड हम x में एक्सप्रेस कर देंगे। तो योर f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 4 बाय 3। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पूरा सिमिलर था, तो इसीलिए कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आ गया समझ में सबको? ओके।
अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सो दैट f इज फ्रॉम n टू r, बोला है कि सो दैट f इज फ्रॉम n टू r fx इज इक्वल टू दिस इज 1 1 बट नॉट 1 2। तो मार्क करो ये क्वेश्चन, ये सवाल को मार्क करो। सवाल में इसका पिछला वाला सवाल में भी हमको fx इक्वल टू 3x - 4 दिया था, अब भी हमको fx इक्वल टू 3x - 4 दिया है, लेकिन अब बोला है कि ये ऑनटू नहीं है, दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ कि ऑनटू नहीं है। देखते हैं ऑनटू है कि नहीं। तो पहले हम लिख लेते हैं कि ये कौन सा सेट से कौन सा सेट जा रहा है। कोई मेरे को बताएगा कि ये कौन सा सेट से कौन सा सेट जा रहा है, देख के बताओ। इट इज कमिंग फ्रॉम व्हिच सेट टू व्हिच सेट, कहां से कहां तक, n टू r। n का मतलब क्या है जानते हो, n हो गया नेचुरल नंबर। यहाँ पे n बोलने से हमारा नेचुरल नंबर, मतलब यहाँ पे खाली हमारा नेचुरल नंबर है और यहाँ पे रियल नंबर है। चलो स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। 1 1 सेम प्रोसेस, कोई डिफरेंस नहीं है, पूरा सेम प्रोसेस में चलेंगे। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, उस समय हम लोग n लिख रहे थे, दो क्वेश्चन में हम लोग r लिखे, इसका पहला वाला और उसका पहला वाला क्वेश्चन में r लिखे, ये क्वेश्चन में मैं n लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि वो दोनों क्वेश्चन में फ्रॉम r टू r था, ये क्वेश्चन में n टू r है, तो इसलिए x1 x2 जो है वो मैं n से लिखूंगा। ये x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया। x1 x2 इज फ्रॉम n, ठीक है, ऑलराइट ना, ओके। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, if f of x1 is equal to f of x2 implies f of x1 कितना है 3x1 minus 4 इक्वल f of x2 कितना है 3x2 minus 4। हमारा एम क्या है, x का वैल्यू निकालना, x1 का वैल्यू निकालना। तो कैसे करेंगे, 4 4 को कैंसिल कर लेते हैं, 3x1 is equal to 3x2, 4 4 कैंसिल हो गया, अब 3 3 भी कैंसिल हो गया, तो x1 is equal to x2, so 1 1। सभी को समझ में आ गया 1 1 प्रूफ यहाँ पर। ये क्वेश्चन में n1 1 1 प्रूफ कैसे हुआ, सबको समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो इसमें ऑनटू कैसे प्रूव होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग ऑनटू कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, ऑनटू है कि नहीं। ऐसे तो बोला है कि नहीं है, देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे ऑनटू। ऑनटू प्रूव करने का तरीका स्टार्टिंग वही है, fx is equal to 3x minus 4 is equal to y कर देंगे हर समय, और x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेंगे। 3x is equal to y plus 4, x is equal to y plus 4 by 3 हो गया। अब ये जो x में लिखा हूं, ये x कहां से आएगा, ये x नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि x हमारा पहला सेट से आता है, और ये जो y लिखा हूं वो fs का वैल्यू है, मतलब वो दूसरा सेट से आना चाहिए। मतलब x जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, y जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। क्या सभी को ये वाला पार्ट समझ में आया, x should be a natural number and y should be a real number, हो गया। अच्छा, हमको ये प्रूव करने के लिए बोला है कि ये ऑनटू नहीं है, इसका मतलब हमको ये खोजना है कि इसका एटलीस्ट एक एलिमेंट तो खाली रह जाए, या फिर एक एलिमेंट तो जिसका प्रीमेज ना मिले। इसका मतलब ऐसा एक एलिमेंट ले लो जिसमें से x का वैल्यू निकालेंगे तो वो नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। ऐसा कोई भी एलिमेंट हम एग्जांपल का हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं y का वैल्यू ले रहा हूं, सोचो कि ऐसे y का वैल्यू 5 ले रहा हूं, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, x is equal to 5 plus 4 by 3, 5 plus 4 9 by 3 3, वो तो नेचुरल नंबर मिल गया। तो मेरे को वो सोचना नहीं है, मेरे को सोचना है कि कैसे कोई एलिमेंट का प्रीमेज ना मिले। जैसे मैं सोच लिया कि if y is equal to 0
ऐसे कोई दूसरा कुछ भी सोच सकता है। मैं सोच लिया कि y इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू जो मिल गया हमको 4/3 मिला। मतलब यहाँ पे जो 0 होगा, ये n2r बोला है, तो n2r बोला है, तो यहाँ पे जो 0 होगा वो अगर मैं डालता हूँ y के जगह में 0 डालता हूँ तो x के जगह में 4/3 डालना पड़ेगा। मतलब 4/3 शुड बी कनेक्टेड टू 0, है ना। लेकिन ये वाला सेट में 4/3 तो नहीं है, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर सेट है, इसका मतलब 0 तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इसमें जितना सारा एलिमेंट है उसमें से किसी का साथ तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा 0, क्योंकि 0 तो 4/3 के साथ ही कनेक्ट हो पाएगा अगर कभी कनेक्ट होना है तो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 4/3 नहीं है इसलिए 0 कनेक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब 0 खाली हो गया। 0 खाली अगर हो गया तो ये ऑनटू नहीं हुआ, इनटू हो गया। अब सोचोगे सर आप 0 क्यों सोचे? मैं बताया तुमको कि मैं एग्जांपल का हिसाब से ले रहा हूं। अब तुम अपना हिसाब से कोई भी एलिमेंट ले सकते हो जिसके लिए कि x का वैल्यू नेचुरल नंबर ना मिले। तुम बोलोगे सर मैं 3 ले लूंगा, हाँ ले लो। 3 + 4/7 7/3 आता है, वो भी नेचुरल नंबर नहीं आ रहा। बोलोगे सर मैं -2 ले लूंगा, ले सकते हो। अगर y = -2 लोगे तो -2 + 4/3 तो 2/3, वो भी नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब अब तुमको ये सोचना है कि ऐसे कौन सा वैल्यू मैं लूं y का ताकि ये नेचुरल नंबर ना मिले। और मेरे को एक ही एग्जांपल दिखाना है ताकि मैं ये प्रूव कर पाऊं कि वो खाली है। अगर वो खाली है तो इनटू हो गया। क्या समझ में आ गया सबको? If y = 0, x = 4/3 जो कि नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, so y does not have premise, y does not have premise। तो यही हमको दिखाना है। अगर ऑनटू नहीं है दिखाओगे तो एटलीस्ट एक एलिमेंट का प्रीमेज नहीं है दिखा दोगे। y does not have premise, so not onto। बोलो समझ में आ गया क्या? ये y = 0 में क्यों लिया बार बार समझा रहा हूं। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, यू कैन टेक अदर वैल्यूज। वन वैल्यू ओनली यू हैव टू थिंक। सोचो ऐसा कोई एक वैल्यू जिसके लिए कि x का वैल्यू मिलेगा जो नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। गॉट इट ऑल ऑफ यू? अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहाँ पे fx का वैल्यू 3x - 4 है और प्रीवियस क्वेश्चन में भी fx का वैल्यू 3x - 4 है। ये क्वेश्चन में भी 3x - 4 है और ये क्वेश्चन में भी 3x - 4 है। तो उसमें वो 1 1 1 2 दोनों हो गया, इसमें नहीं हुआ। इसका मतलब खाली fx काम नहीं करता, ओनली fx इज नॉट वर्किंग। fx के साथ f इज फ्रॉम व्हाट सेट टू व्हाट सेट, इट शुड बी नोन टू अस। fx के साथ f फ्रॉम वन सेट टू वन, सॉरी f इज फ्रॉम व्हाट सेट टू व्हाट सेट, वो भी मेरे को पता होना चाहिए ताकि मैं बता पाऊं कि 1 1 1 2 है कि नहीं। क्योंकि fx 1 1 1 2 नहीं होता है, fx फ्रॉम व्हाट सेट टू व्हाट सेट से पता चलता है। तो जैसे ये वाला हुआ नहीं 1 2, लेकिन पिछला वाला 1 1 2 दोनों हुआ था। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? चलो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। बोला है क्या f इज फ्रॉम r टू r। ये क्वेश्चन में दिया है f इज फ्रॉम r टू r, मतलब यहाँ पे रियल नंबर सेट है, यहाँ पे रियल नंबर सेट है और दिया है fx इज इक्वल टू x² + 1। बोला है कि ये प्रूव करके दिखाओ कि 1 1 भी नहीं है, 1 2 भी नहीं है। अभी तक हम 1 1 प्रूव कर लिए थे तीनों क्वेश्चन में। अब देखो ये क्वेश्चन आएगा जहाँ पे 1 1 नहीं होगा। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, हमेशा फर्स्ट सेट का बारे में लिखना r, ओके। एंड f of x1 is equal to f of x2, f of x1 is equal to f of x2। तो आप क्या करेंगे f of x1 बताओगे आप। f of x1 कितना होगा थोड़ा जल्दी बता दो तो। f of x का वैल्यू हमारा x² + 1 है, तो f of x1 कितना होगा जल्दी बता दो।
x1 square वेरी गुड, x1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इधर x2 स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा f ऑफ x1 इधर, उधर f ऑफ x2। अब हमारा काम है कि x1 का वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो पहले तो ये x1 स्क्वायर में से 1 काट देते हैं दोनों तरफ से, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं x1 का वैल्यू निकालूं तो प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ x2 निकलता है। तो x1 का वैल्यू हो गया प्लस माइनस x2। सो नॉट 1 1। बोलोगे सर नॉट 1 1 कैसे हुआ बताओ, नॉट 1 1 कैसे हुआ बताओ। तो मैं बता रहा हूं कि अगर 1 1 हमको प्रूव करना है तो इन दैट केस सॉरी हमको क्या करना है, x1 इक्वल टू x2 एंड दैट इज द ओनली वन वी शुड गेट। x1 इक्वल टू x2 दैट इज द ओनली वन वी शुड गेट, और कुछ नहीं आना चाहिए उसके साथ। अगर एक्स्ट्रा कुछ आ गया तो फिर ये नॉट 1 1 हो जाएगा। हाँ क्या होगा, हाँ x2 स्क्वायर सॉरी यहाँ पे x2 स्क्वायर, ठीक है। तो इतना आ गया, ओके। अच्छा अब देखते हैं कि थोड़ा टेस्ट करके एग्जैक्टली ये तो निकल गया ऐसे, हम थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं होता है कि नहीं। जरा देखते हैं यहाँ पे -2 लेंगे और 2 लेंगे तो क्या होगा। x1 इज इक्वल टू -x2 बोलना है तो -2 लेंगे और 2 लेंगे। मान लेते हैं x1 हमारा 2 है और x2 अगर हमारा -2 है, तो अगर मैं -x2 ले लूं तो x1 के साथ सेम हो जाएगा। तो अगर -2 में लेता हूं f ऑफ -2 कितना हो रहा है, जरा जल्दी से बता दो। f ऑफ -2 कितना हो रहा है, नहीं f ऑफ -2 5, हाँ 5 हो रहा है। तो f ऑफ -2 भी 5 हो रहा है और f ऑफ 2 भी 5 हो रहा है। कैन यू सी दैट? सो ये 1 1 हुआ नहीं, बच्चे समझे कि नहीं, ये 1 1 हुआ नहीं बोल के समझ में आया कि नहीं। तो सुनो मेरे बात, हमको क्या करना है, f ऑफ x1 f ऑफ x2 लेना है, उसके बाद x1 का वैल्यू निकालना है। ऑल पॉसिबल ऑफ वैल्यूज ऑफ x1 के जितने सारे वैल्यू निकल सकता है सारे निकालना है। फिर करना है कि ये 1 1 है कि नहीं। अगर x1 x2 फिर भी मिला, ये सब में देखो हम कोई भी उपाय कर दे x1 का और वैल्यू नहीं मिलने वाला है इसमें, और कोई भी उपाय कर लो x1 का और वैल्यू नहीं मिलेगा, x1 x2 ही मिलेगा। तो ये 1 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 1 नहीं हुआ। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना। अब चलो पता करते हैं कि ऑन टू हो रहा है कि नहीं, ऑन टू हो रहा है कि नहीं पता करते हैं। ऑन टू का सेम प्रोसेस सब क्वेश्चन में, fx is equal to x square plus 1 is equal to y, ऐसे ही ऐसे से स्टार्ट करते हैं। फिर हम क्या निकालते हैं, x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। तो x square is equal to y minus 1, x is equal to plus minus root under y minus 1, बस यही लिखते हैं। x is equal to plus minus root under y minus 1। अब हमको क्या करना है कि ये ऑन टू नहीं है दिखाना है, ये r है, ये r है, ये r है और ये r है। हमको दिखाना है कि ऑन टू नहीं है। इसका मतलब है कि हमको y का ऐसा वैल्यू यहाँ पर रखना है ताकि x का वैल्यू रियल नंबर ना मिले। अब रियल नंबर नहीं मिलेगा का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स ही होना चाहिए। अच्छा कॉम्प्लेक्स होने के लिए क्या चाहिए, रूट ओवर के अंदर क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, यस और नो। तो फिर हम ऐसा वैल्यू y का सोचेंगे, कोई भी वैल्यू y का सोच सकते हैं, ऐसा वैल्यू जिसके लिए कि ये नेगेटिव हो जाए। क्या वैल्यू सोच सकते हो बताओगे मेरे को, कितना, क्या वैल्यू तो बताओ, एक वैल्यू बताओ, नहीं तो उस पर वैसे लिखना पड़ेगा। हाँ -2, तो y इज इक्वल टू -2 लेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -3। अगर ऐसा नहीं लिखोगे तो उसको प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा, नॉट बिलोंग्स टू r। अगर एग्जांपल नहीं दोगे तो प्रॉपर वे में उसको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा जानते हो, फॉर ऑल y लेस देन 1, 1 से कम लोगे तो ये नेगेटिव आएगा, तो लिखना पड़ेगा वो चीज।
फॉर ऑल y लेस देन 1 x is a complex number या फिर x is not real. So for all y less than 1 does not have any pre-image. तो इतने सारे लिखने का क्या जरूरत है, हम एक एग्जांपल, क्योंकि एक ही तो एलिमेंट मेरे को दिखाना है एटलीस्ट जो कि खाली रहता है, तो दैट इज व्हाई आई एम ऑलवेज टेलिंग यू गिव एग्जांपल हियर. नहीं तो उस हिसाब से ये नेगेटिव तब आएगा, y नेगेटिव नहीं, y 1 से कम होने से भी ये नेगेटिव आ जाता है. If we take the value of y less than 1, it will be negative. तो नेगेटिव वैल्यू बोलने से उसमें फिर कुछ चीज मिस कर दे रहे हो. That is why you should not write that way, क्योंकि उसमें कुछ चीज मिस कर लोगे तुम लोग. और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि always you prefer to give example. One example is enough. क्योंकि हमको not on to प्रूव करने के लिए एक का प्री इमेज नहीं है, प्रूव कराना काफी है. समझ में आया मेरे बात? तो हम क्या लिखेंगे, if y is equal to -2, x is equal to plus minus root over of -3, not equals to real number, sorry not belongs to real number. y is equal to 0 भी ले सकते हैं, y is equal to -1 भी ले सकते हैं, है ना, बहुत कुछ ले सकते हैं. so one example is enough. तो हम लिखेंगे therefore -2 does not have pre-image. तो -2 का pre-image नहीं है, hence not onto, hence not onto. I hope सभी को समझ में आ गया ये वाला सवाल. क्लियर? Not on one. अरे x1 equal to x2 खाली होना नहीं चाहिए. x1 equal to x2 is the only one that is needed. उसका अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं आना चाहिए. 1 के लिए x1 is equal to x2 is the only one, only thing this one. ये खाली रहेगा तो जाके 1 होगा. In addition to that एक्स्ट्रा आएगा तो फिर 1 नहीं होगा. समझ में आया मेरे बात? यहाँ पे x1 equal to x2 तो है, in addition to that x1 equal to -x2 भी है, तो वो उसको 1 करने नहीं दिया. आया मेरे बात समझ में?